हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पोजिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं और हम ये भी देखेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को लेटेस्ट से हम आज से 2 साल 3 साल या 4 साल पहले से इस्तेमाल करना शुरू करते तो हमें किस तरीके के ये रिटर्न्स प्रोवाइड करती, और दूसरा आने वाले टाइम में मैं ये कैसे मान लूँ कि ये स्ट्रैटेजी वाकई में काम करने वाली है। तो डेफिनेटली हम इसे बैक टेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो में मैंने आपके लिए शेयर की है उसमें आप बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल की इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारी इस स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं। हम इस स्ट्रैटेजी में क्या रूल को फॉलो करने वाले हैं और कहाँ हमें इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है, क्या हमारे टाइम फ्रेम्स रहने वाले हैं। एक एक करके एक बार ये इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि हमारे जो स्ट्रैटेजी है उसके पार्ट्स यानी कि जो हमारे सपोर्टिंग इंडिकेटर्स या हमारे टाइम फ्रेम्स क्या हैं, और दूसरा हम इसे मार्केट में एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कहाँ करने वाले हैं। तो जैसा कि नाम में ही मेंशन है, ये एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी है और पोजिशनल स्ट्रैटेजी में जब भी मैं किसी स्टॉक को बाय या सेल करता हूँ तो एटलीस्ट मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करता हूँ लगभग साल, 1.5 साल या 2 साल। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे कैंडलस्टिक चार्ट के हिसाब से उस पर्टिकुलर टाइम यानी कि साल से 2 साल या 3 साल चलने वाला ट्रेड चाहिए तो डेफिनेटली मेरा जो इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम रहना चाहिए वो मेरा रहना चाहिए वीकली। और दूसरी बात, हम इसमें करने क्या वाले हैं, टाइम फ्रेम हम इसे एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हैं, हम किन इंडिकेटर्स की सहायता लेने वाले हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी स्ट्रैटेजी में हम प्रॉफिट बुकिंग और हम अपनी एंट्री या स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लान करने वाले हैं। तो वो सब कुछ हम सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर यूज करके करने वाले हैं, दैट इज सुपर ट्रेंड। अब ये तो हो गई बात मोटी मोटी कि हम टाइम फ्रेम क्या यूज करने वाले हैं और इंडिकेटर क्या यूज करने वाले हैं। सुपर ट्रेंड के साथ साथ हम एक इंडिकेटर और इंक्लूड कर लेते हैं, मूविंग एवरेज 200 EMA। अब टाइम फ्रेम के बारे में हमें पता चल गया, इंडिकेटर हम कौन से यूज करने वाले हैं हमें ये भी पता चल गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्ट्रैटेजी का ये है, हमें केवल वो ग्राफ ढूंढने हैं जिन्होंने प्रीवियसली अपना मैक्सिमम टाइम 200 EMA के ऊपर बिताया हो। अब 200 EMA के ऊपर बिताया हुआ टाइम, इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए अब ग्राफ पे चलते हैं और समझ लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी क्या है और हमें किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए निफ्टी 50 का ग्राफ ले लेता हूं। अब ग्राफ तो मेरा ऑलरेडी वीकली में है, हम अपने इंडिकेटर्स प्लॉट कर लेते हैं। पिवट पॉइंट हमें नहीं चाहिए, 20 डे EMA हमें नहीं चाहिए, हमारे सुपर ट्रेंड की सेटिंग रहने वाली है 7-3। जब मैंने ये बोला था कि मैक्सिमम टाइम मेरा ग्राफ ने अपना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्पेंड किया होना चाहिए, तभी वो स्टॉक मेरी पोजिशनल स्ट्रैटेजी में बाय के लिए क्वालिफाई करता है। तो देख लेते हैं क्या निफ्टी ने ऐसा बिहेव किया था। अगर मैं निफ्टी का प्रीवियस ग्राफ स्क्रॉल करके देखूं तो निफ्टी ने मैक्सिमम टाइम अपना जो समय है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गुजारा है। बहुत ही कम ऐसा समय था जब निफ्टी को 200 मूविंग एवरेज के नीचे आना पड़ा। ये 2001 से लेकर के 2022 का डेटा है और आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में ऐसा बहुत ही कम समय था जब निफ्टी ने अपना समय 200 मूविंग एवरेज के नीचे बिताया हो। तो निफ्टी हमारा पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए क्वालिफाई करता है। सबसे पहली बात तो ये है। अब ऐसा ही एग्जाम्पल
दूसरे स्टॉक्स में देख लेते हैं कि ऐसा एक्शन क्या मुझे किसी और स्टॉक में देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारे रिलायंस, और अगर आप रिलायंस का वीकली चार्ट देखें तो रिलायंस के वीकली चार्ट को देख करके मुझे साफ समझ में आता है कि रिलायंस ने वीकली में अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा खासा समय बिता रखा है। ऐसे फेजेस आए थे जब रिलायंस को निफ्टी की तरह वीकनेस देखना पड़ा था, लेकिन अगर मैं 2012 से 2016 का फेज निकाल दूं तो शायद ही कोई ऐसा मोमेंट था जब रिलायंस 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया। तो सीधी सी बात है, रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो हमारे सेटअप को क्वालिफाई करता है, और रिलायंस में अगर हमारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आइए एक दो स्टॉक ऐसे और ढूंढ लेते हैं जो इस तरीके का बिहेवियर हमें दिखा चुके हैं। तो जैसे ही हमने आईसीआईसी बैंक का वीकली चार्ट लगाया, इसके पीछे का डेटा देख लेते हैं क्या इसने इस तरीके का परफॉर्म किया जिस तरीके का स्टॉक हम ढूंढना चाह रहे हैं। अगर हम आईसीआईसी की भी बात करें, ये बहुत कम समय था जब आईसीआईसी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था। इसी तरीके से अगर मैं इस फेज की और इस फेज की बात करूं, और उसके बाद अगर मैं आईसीआईसी का लाइफ टाइम कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो आईसीआईसी भी कुछ ऐसा ही स्टॉक है जो हमेशा अपना समय 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बिताता रहा है। तो अब 3 एग्जाम्पल के बाद आप ये समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके का स्टॉक बाय करने के लिए हमारा पहला क्राइटेरिया किस तरीके से मीट कराना है। अब आ जाते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी क्या इम्प्लीमेंट करनी है जिस टाइम पे मैं आईसीआईसी या किसी भी ऐसे स्टॉक में बाय इनिशिएट करूंगा। तो सबसे पहली बात, अगर कोई ऐसा स्टॉक जिस किसी स्टॉक ने इस तरीके का बिहेवियर अपने पास्ट में दिखाया हो, और अगर कोई ऐसा स्टॉक मुझे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिल जाता है, लेट अस से अब ये स्टॉक हम ये मान लेते हैं कि कोरोना के बाद 2020 में जब आईसीआईसी अपना 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो गया था, उसी समय पे वो सुपर ट्रेंड के नीचे भी क्लोज हो गया था। अब मेरा बाय कब बनता था? मेरा बाय बनता था जब मेरा प्राइस मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड दोनों के ऊपर क्लोज हो जाए। अगर मैंने आईसीआईसी में इस स्ट्रैटेजी को यूज करके उस समय पे अपना बाय इनिशिएट किया होता, तो मैं आईसीआईसी को लगभग 486 यानी कि 486 रुपीज के आसपास बाय कर सकता था। और अब मुझे प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी होगी? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सुपर ट्रेंड के नीचे अपना स्टॉप लॉस बढ़ाता चला जाऊंगा जब तक मेरा सुपर ट्रेंड मुझे खुद आकर के ना निकाल दे। तो सीधी सी बात है, अब मैं अपना स्टॉप लॉस लेकर के बैठा हूँगा अराउंड 695 रुपीज, और मेरी एंट्री हुई थी लगभग 485 रुपीज। तो देखिए कितना अच्छा काम करती है ये स्ट्रैटेजी। अब इसी को कुछ दूसरे ग्राफ में भी देख लेते हैं, क्या दूसरे ग्राफ में भी कुछ ऐसा होता है। चलिए इन्फोसिस को स्ट्रैटेजी के हिसाब से एनालाइज करके देख लेते हैं कि इन्फोसिस क्या हमारा एक अच्छा बाय बनता है। तो हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या कि ग्राफ ने अपना मैक्सिमम समय कहाँ बिताया होना चाहिए? 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो चलिए पीछे से थोड़ा सा डेटा को बैक टेस्ट कर लेते हैं कि इन्फोसिस ने अपने पास्ट में कैसा बिहेव किया। तो अगर मैं इन्फोसिस का ग्राफ देखूं तो एक ये छोटा सा फेज, दूसरा, तीसरा और चौथा, अगर मैं इन 4 छोटे छोटे फेजेस को भूल जाऊं तो मुझे साफ समझ में आता है कि जो अच्छा एक फेज ये भी रहा, तो हमें ये समझ में आता है कि अगर उस कंडीशन के हिसाब से मैंने इन्फोसिस में भी एंट्री बनाई होती तो इन्फोसिस की एंट्री मुझे कहाँ मिलती? लगभग 895 रुपीज पे। और अगर मैं सुपर ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को ट्रेल करता हुआ चलता तो आज लगभग मैं 1600 रुपये पर अपना प्रॉफिट लॉक करके बैठा होता, और ये ट्रेड मेरा अभी भी चल रहा है। तो अब शायद आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हमें किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट कैरी करनी चाहिए, या फिर इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से एग्जीक्यूट हम मार्केट में कर सकते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे तो चलो हमें मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजर मिल रहा है, पीछे का देख लेते हैं। अगर मैंने ये पीछे किया होता, अगर मैंने इन्फोसिस को 519 रुपये पे बाय किया होता, तो अगर मैं ट्रेल करता चलता तो भी मुझे
650 के लगभग, यानी कि 150 रुपये का प्रॉफिट इन्फोसिस यहाँ करा देती। अगर ये स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ एग्जीक्यूट की होती तो ऑब्वियसली ये मेरा लूजिंग ट्रेड है और ये मेरे गेम का पार्ट भी है। अगर ये स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की होती तो भी 450 रुपये पे एंटर करके लगभग 488, अच्छा प्रॉफिट नहीं है लेकिन नुकसान नहीं हुआ मार्केट में, इससे बेटर क्या हो सकता था। अगर उससे पीछे हम देखें तो हमें 348 पे इन्फोसिस ने एंट्री कराई और 384 के बाद हमें 425 पर निकाला, ये भी एक अच्छा ट्रेड। चलिए इसके पीछे अगर देख लें तो 228 के आसपास में एंट्री करके मेरा एग्जिट क्या पे हुआ 222, बहुत छोटा नुकसान, कोई बात नहीं, मार्केट है, नुकसान और प्रॉफिट तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ध्यान किस बात का रखना है, नुकसान छोटा और प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगर 199 पे मैंने इस ग्राफ में एंटर किया होता तो लगभग मेरा एग्जिट इस ग्राफ में 376, ऑलमोस्ट मैंने जो भी मेरा अमाउंट इन्वॉल्व था उस अमाउंट को लगभग मैंने डबल कर लिया। कितने समय में? मेरी एंट्री बनी यहाँ पे लगभग 2009 में, और 2009 के बाद मैंने इस ग्राफ को होल्ड किया 2011 तक, यानी कि 2 साल के पीरियड में मेरा जो इन्वेस्टमेंट, जो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा था, दैट बिकेम ऑलमोस्ट डबल। तो अब इससे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? तो चलिए किसी और ग्राफ पे इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एशियन पेंट्स को चेक करते हैं कि एशियन पेंट्स ने इस स्ट्रैटेजी को कैसा रिस्पॉन्ड किया। हमारी पहली प्राइमरी कंडीशन क्या है? हमें ये देखना है कि ग्राफ ने अपना मेजर्स हमें 200 मूविंग डे के ऊपर भिजाया हो। तो देख लेते हैं ग्राफ को पीछे स्क्रॉल करके। तो जैसे ही मैंने ग्राफ को पीछे स्क्रॉल किया, एशियन पेंट सिर्फ और सिर्फ एक बार अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया, और उसके पहले ना तो ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया, और इसके बाद शायद ही एशियन पेंट ने कभी ऐसा देखा हो कि वो 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया हो। अब जरा 5-6 ट्रेड देख लेते हैं, अगर हमने इसमें बाय इनिशिएट किया होता तो हमारा कैसा जाता। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे 317 के लगभग एंट्री मिली, मेरा प्राइस मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड दोनों के ऊपर क्लोज हुआ। तो 317 के अराउंड मुझे एंट्री मिली, और 317 के बाद एंट्री लेने के बाद मेरा एग्जिट इसमें लगभग 424 रुपये, अच्छा प्रॉफिट। आगे देख लेते हैं क्या हुआ। अब मेरी एंट्री दोबारा कहाँ पर बनी? मेरी एंट्री लगभग 540 रुपये पे बनी, और मेरा एग्जिट कहाँ हुआ? 731 रुपये, फिर एक अच्छा ट्रेड। उसके बाद मेरी एंट्री लगभग कहाँ बनी? मेरी एंट्री लगभग इसमें 884 रुपये के अराउंड बनी, और मेरा एग्जिट इसमें हुआ 1060 के आसपास, बहुत अच्छा ट्रेड। तो अब लास्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कैसा गया। 1076 के अराउंड मेरा एंट्री हुआ, और 1260 के अराउंड मेरा एग्जिट। लाइन से ये मुझे 5वां प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल रहा है फ्रेंड, इस चीज का ध्यान रखिएगा। छठा ट्रेड लूजिंग ट्रेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि अब तक हम ये तो समझ ही चुके हैं ना कि हम अगर मार्केट में नुकसान कर रहे हैं तो हम मार्केट में छोटा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो हम लगभग 50%, नहीं तो कई बार हमने एग्जाम्पल देखे अपने प्रीवियस एनालिसिस में, हमें डबल का भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो 1453 के अराउंड मेरी एंट्री, और मेरा एग्जिट 1327 रुपये के आसपास, जस्टिफाइड, नो प्रॉब्लम। अगला ट्रेड मुझे फिर से मिला 1520 के अराउंड, और मेरा इसमें एग्जिट 1620 रुपये के अराउंड, ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं लेकिन नुकसान नहीं हुआ मार्केट में। इस ट्रेड के बारे में मुझे आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रेड में 1956 के अराउंड मैंने एंटर किया, और 2383 के अराउंड मेरा एग्जिट। और फाइनली अगर मैं देखूं तो 2944 के आसपास एशियन पेंट्स में बाय रिकमेंडेड था। अब सुपर ट्रेंड मुझे एक ऐसी पोजीशन पर लाके खड़ा कर चुका है जहां पर ना तो इस ट्रेड में मुझे नुकसान हो सकता, और अभी तक मैंने इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं करी। तो अब इसके बाद अगर एशियन पेंट मेरे डायरेक्शन में चलेगा तो डेफिनेटली अब अगर मैं सुपर ट्रेंड के पीछे चलूंगा तो धीरे धीरे करके मैं एशियन पेंट में अपनी प्रॉफिट लॉकिंग स्टार्ट कर सकता हूं। तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्रीफ और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश की है। अब क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो या कहीं पे आपको कोई डाउट बने और आप चाहें कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर दूं तो डेफिनेटली हम इसी कोशिश में रहते हैं कि हम अपने कंटेंट को और ज़्यादा सुधारें, अपने कंटेंट को अपने व्यूअर्स के लिए और ज़्यादा रिफाइन करें,
ताकि उनको सहायता हो सके, लेकिन इस चीज़ को मैं अकेले नहीं कर सकता। इस चीज़ में मुझे डेफिनेटली आपकी हेल्प चाहिए। अब आप मुझे कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप मुझे हेल्प कर सकते हैं अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स में छोड़कर। और अगर किसी स्टॉक से रिलेटेड भी आपकी कोई क्वेरी है कि सर मुझे इस स्टॉक का एनालिसिस चाहिए, या आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में इस स्टॉक को ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, तो डेफिनेटली हम उन रिक्वेस्ट को भी कंसीडर करेंगे ताकि आपके थ्रू और व्यूअर्स की भी सहायता हो सके। तो चलिए, मैं अभी आपसे अलविदा लेता हूँ इस स्ट्रैटेजी के बाद। मैं आशा करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग डे, एक नई वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।